हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, DDSO में जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक आएगा। उसमें कई बार क्वेश्चन पॉलिटी से भी आते हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये एक जो सब्जेक्ट है ना पॉलिटी का, ये बहुत डेप्थ में भी पढ़ा सकती थी मैं, बट क्योंकि वेटेज जनरल अवेयरनेस की सिर्फ 10 मार्क्स की है। ठीक है। अब मैं जो पढ़वाऊँगी, जो मैंने इम्पॉर्टेंट है ना, वो नोट्स इसमें मैंने कर दिया है। ठीक है। अगर ऐसा होगा इसके बाहर से आएगा तो ये आप लोगों की हेडेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक लेवल तक ही हम पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम के लिए आपके 2 महीने हैं, टेंटेटिव डेट दिसंबर और जनवरी है ना, तो इसीलिए उतना ही पढ़ो। कोई इन डेप्थ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी बढ़िया सी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। तो अब चलो शुरू करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए बनाया गया कानून, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोगों को मेरी पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आ रहा है ना। तो अब मेरे पास अगर एक बच्चा भी मेरे ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ये है संविधान। संविधान क्या है? देखो यार, जब ना नेचर में, कैसा जो नेचुरल वर्ल्ड में जब लोग रहेंगे, ठीक है, जिन पे कोई कानून नहीं है, वो एनार्की फॉलो करेंगे। ठीक है। हर कोई अपने लिए राजा बना होगा। ठीक है। मार काट करने लगेगा। ठीक है। कोई ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे पे। तो विद टाइम क्या हुआ, लोगों का जब ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया ना, तो उन्होंने सोचा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई रूल बनाते हैं। ठीक है। ताकि कोई भेदभाव ना हो एक दूसरे पे, गरीबी अमीरी का भेदभाव ना हो, गोरे काले का भेदभाव ना हो। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। तो उस तरह के जब कानून बनने लगे ना, लंबे टाइम तक वो कानून जब फॉलो करे लोगों ने, जो वो ट्रेडिशनल रूल बने, लंबे टाइम उन रूल को जब फॉलो करते गए, तो लंबे टाइम तक जब किसी चीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो उसको एक रेगुलेशन बोलते हैं। वो एक रेगुलेशन बन जाता है। ठीक है। अब रेगुलेशन बन गया तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक इसका एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक है। रेजोल्यूशन पास कर देते हैं इस रेगुलेशन के लिए। रेजोल्यूशन होते हैं प्रस्तावना, प्रस्ताव टाइप। ठीक है। एक लिखित तौर पे प्रस्ताव पास कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ बिल। अभी आप समझो, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। ठीक है। रेजोल्यूशन बनाया बिल का। ठीक है। अब जब कोई बिल पास होता है, ठीक है, वो बनता है एक्ट। ठीक है। तो वो कानून बनने लगा। और जो ये एक्ट है ना, वो होना चाहिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए एक्ट। ठीक है। देखो, हम फिलोसफिकल बातें पता क्यों फॉलो करते हैं वीडियोस में? वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। वो इसीलिए करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चीज़ों को लेकर। ठीक है। पहले रूल रेगुलेशन चलते आए। ठीक है। फिर लोगों ने सोचा कि मिल के कि चलो कोई रेजोल्यूशन पास करते हो ना, आप न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिख के, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। ठीक है। तो रेजोल्यूशन बनाया। ठीक है। बिल पास करके एक्ट बना। ठीक है। और जो एक्ट बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट बनता है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, धरती का सुप्रीम लॉ है। जितने भी कानून बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू किसके होने चाहिए? जितने भी इंडिया में लॉ बनते हैं, एक्ट बनते हैं, वो होने चाहिए ऑलवेज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनेगा, उसको रोकने के लिए हमारी जुडिशरी, न्याय व्यवस्था जो है, वो इसको रोकने के लिए है। ठीक है। कोई भी कानून अगर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, संविधान के हिसाब से कोई कानून नहीं बनता है, तो जुडिशरी क्या करती है? उस कानून को नल एंड वॉइड करती है। ठीक है। इसीलिए जो जुडिशरी है उसको बोलते हैं गार्डियन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब एक कंसेप्ट आपको मैं और बताती हूँ। सबसे पहले जब पास होता है ना, वो बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब
असेंबली में ना बिल पास होता है, ठीक है, बिल बनता है एक्ट, ठीक है। इसमें मैं बिल के बारे में बताऊंगी कितने तरह के बिल होते हैं, जैसे ऑर्डिनरी होता है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल होता है, फिर वो किस तरह से पास होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, बिल जब पास होता है वो लोकसभा में भी जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी जा सकता है। अगर कोई बिल पहले लोकसभा में गया फिर वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है उस बिल को या तो रिजेक्ट करे या तो एक्सेप्ट करे या उसको दोबारा भेज दे सदन को कि कृपया करके आप एक बार इस पर विचार करें, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने कोई बिल वापस भेज दिया और उसके बाद दोबारा प्रेसिडेंट सदन से प्रेसिडेंट के पास गया वो बिल, तो प्रेसिडेंट को मस्ट मस्ट मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ आई बात? एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है बिल, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये एक वो होता है जनरल सा कि फ्लो इस तरह होता है बिल का, ठीक है। पहले लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, या कोई बिल पहले राज्यसभा में जाता है, कोई लोकसभा में जाता है, कोई प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जो मनी बिल है ना, वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में कभी नहीं होता ये इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरह का जब बिल के बारे में पढ़ाऊंगी तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड थी, ताकि एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए ना, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जो हमारा जो संविधान है ना, संविधान है, एक तो जुडिशरी जो होती है ना, वो प्रोटेक्टर, इंटरप्रेटर और गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। कि आपके संविधान की अवहेलना तो नहीं हो रही है, कानून का पालन हो रहा है, उसको जुडिशरी देखता है, ठीक है। एक टर्म होती है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम सॉरी हिंदी मीडियम वाले यार डिक्शनरी से थोड़ा हेल्प ले लेना, बाकी हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 13 में होता है जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या होता है, अगर कोई कानून ना, कोई एक्ट एज पर फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड या सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, उस कानून की कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जुडिशरी इंटरप्रेटर भी है संविधान की, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब पता क्या होता है, जैसे ना आपको मैंने बोला कि यार आप ना मुझे मुझसे मेरी क्लास में आओ, ज्वाइन मतलब मेरी क्लास में आओ, आप बोलोगे आई एम आउट ऑफ स्टेशन, कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, और मैं ये इंटरप्रेट करूँगी कि आप मेरी क्लास में नहीं आ रहे हो, मतलब सेम है। मतलब जो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो जुडिशरी करेगी, ठीक है। आपने बोला मैं स्टेशन से बाहर है, तो मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि आप मेरी क्लास में नहीं आ रहे हो, वो होता है इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो जुडिशरी क्या है, इंटरप्रेटर भी है संविधान की। और यार मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कॉपी पेन निकालो, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी में फ्लो में मैं ना काफ़ी कंसेप्ट आपको बता देती हूँ, क्योंकि नोट्स में मैंने कम लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो मैं बोल रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इंटरप्रेटर प्रोटेक्टर और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कौन है, वो है जुडिशरी, ठीक है। तो अब देखो यार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे कैसे हुई डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या ना, जो सबसे पहले जो जब संविधान को बनाने के लिए ना एक संविधान सभा बनानी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, तो क्या क्या हुआ वो बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखो 1934 में एम एन रॉय एक थे, ठीक है। उन्होंने पहले सबसे पहले ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, इन्होंने पहले सबसे पहले ये विचार किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो अगस्त ऑफर है, ठीक है, अगस्त ऑफर में ये डिमांड एक्सेप्ट कर दी थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, अगस्त ऑफर 1940 में, ठीक है। पहले 1934 में क्या हुआ था, एम एन रॉय ने उसको नीड फील्ड हुई थी कि हमें ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। उसके बाद 1940 में क्या हुआ था, अगस्त ऑफिसर में
अगस्त ऑफर में ये डिमांड एक्सेप्ट हुई थी कि हाँ चलो कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, ये अंग्रेज़ों ने मांग को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। और एक चीज़ और है, 1927 में ना साइमन कमीशन आया था। ठीक है। ये पता क्यों भेजा था अंग्रेज़ों ने, कि वो अपने हिसाब से बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसका बहुत विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, तो वो चीज़ चली नहीं थी। ठीक है। तो 1940 में अगस्त ऑफिसर में जो ऑफर थे उसमें ये मांग एक्सेप्ट की गई। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आया, ये सब नोट करते जाओ। ठीक है। क्रिप्स मिशन आया, ये आया 1942 में। ठीक है। वो आए थे इंडिया में और उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे। ठीक है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। ठीक है। बट जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम लीग्स को थोड़ा ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ना बन के अलग अलग बने। ठीक है। तो ये वर्क नहीं कर पाया था क्रिप्स मिशन। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, वो आया था 1942 में, इसी से रिलेटेड था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। ठीक है। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ठीक है। इसमें उन्होंने ऐलान कर दिया, जो ब्रिटिश के जो रूल था ना, या क्राउन रूल था यहाँ पे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनेगी, बट एक ही बनेगी। ठीक है। तो फाइनली ये मान लिया था मुस्लिम लीग ने भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी। ठीक है। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो रूल बनाएगी किसके लिए, कि क्या किस तरह हमारा संविधान लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ था। तो उसके बाद ये देखो, मैंने बताया था ना 1946-47 में, ये देखो जब बनी थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तब क्या हुआ था, जो सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे इसके। ठीक है। इलेक्शन कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। हाँ है ना, जुलाई अगस्त, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है। 1940 में हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन। ठीक है। उसमें क्या हुआ था, उसमें टोटल देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, वो हाफ नॉमिनेटेड थी। ठीक है। कुछ सदस्य नॉमिनेटेड किए थे और कुछ क्या थे, इलेक्टेड थे। पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड थे। तो जो इलेक्शन हुए थे ना इन सीटों के लिए, वो थे टोटल 296 सीट्स। ठीक है। और जो 93 थे वो नॉमिनेटेड थे। जो 296 मेंबर थे ना, वो थे जो ब्रिटिश एरिया के अंडर एरिया था उस टाइम। और कुछ जो राजा रजवाड़े होते थे, जिनको कईयों को सनद दी गई थी, तो वो लोग ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, तो उनको क्या था, वो अपनी इच्छा से नॉमिनेट करके आ सकते थे इसमें। ठीक है। तो इस तरह हुए थे। तो पहले इतनी सीट्स हुई थी। ठीक है। टोटल 389 थे सीट्स थी इसमें, जो ये संविधान सभा बनी थी ना। ठीक है। और जो संविधान सभा का जो चेयरमैन थे ना, सबसे पहले देखो, जब संविधान सभा बन गई, पहली मीटिंग हुई इसकी दिसंबर 9, इसको लिखते जाना, 1940 में जब इसकी मीटिंग हुई ना 1940 में, तो पहले क्या होता था कि एक कोई भी अध्यक्ष नहीं था, तो सबसे पहले क्या, एक फ्रेंच प्रैक्टिस होती है ना, जो घर का बड़ा है उसको मुखिया बना दो। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। उसके बाद फिर सबकी सर्वसहमति से जो पहला जो चेयरमैन थे ना, वो थे राजेंद्र प्रसाद, जो इलेक्टेड चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो संविधान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उस टाइम 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। एक तो HC मुखर्जी थे और VT कृष्णमाचार्य थी। ठीक है। तो इस तरह हुआ था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो हाँ, जब इन्होंने जो संविधान सभा ने मिलके फिर क्या बनाया, संविधान बनाया। ठीक है। और संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, उसमें लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है। और जब संविधान ड्राफ्ट, जब भी कोई चीज़ लिखते हैं उसका ड्राफ्ट बनता है ना,
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ना, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था संविधान को, वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और जो जो अध्यक्ष थे ना संविधान सभा के, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और एक स्टीयरिंग कमेटी भी थी, संचालन समिति, वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। मतलब जो कमेटी बनी थी ना संविधान असेंबली के, ऐसे कमेटी थी जैसे 8 मेजर कमेटी थी, फिर कुछ माइनर कमेटी थी। तो माइनर कमेटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेजर कमेटीज इम्पॉर्टेंट है, बट हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। तो आप ये याद रखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अब जब संविधान बना, हमारा संविधान कब लागू हुआ, कमेंसमेंट कब हुई इस संविधान की, वो हुई 26 जनवरी 1950। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछेंगे इसका अडॉप्शन या इनेक्टमेंट कब की गई संविधान की, वो की गई थी 26 नवंबर 1949, ठीक है। मतलब 26 नवंबर 1949 में संविधान इनेक्ट हुआ है। बट इसके इतने टाइम बाद फिर लागू करने के लिए क्यों इन्होंने टाइम लगाया, मतलब थोड़ा महीने, कुछ महीने का वेट किया, ठीक है, 2 महीने का वेट किया, वो इसीलिए किया ना, क्योंकि ना जब लाहौर सेशन हुआ था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मिल के सेशन करते थे ना, तो उस टाइम ना उन्होंने डिसाइड किया था कि हम हर साल, 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, वहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि हम हर साल 1930 से ना पूर्ण स्वराज्य दिवस को मनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक यादगार पे सोचा कि जब इतना इम्पोर्टेंट हम पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी को मनाते हैं, तो क्यों ना हम संविधान को भी उसी दिन लागू करें, ठीक है। इसीलिए जो इसकी इनेक्टमेंट और कमेंसमेंट की डेट में डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अरे हाँ, और अब देखो जो हमारा संविधान है ना, कुछ चीज़ें यार याद कर लो ना। देखो, सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, ठीक है, वो किया 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। और जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है ना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ठीक है, वो किया 24 जनवरी को अडॉप्ट किया, ये 1950। ये दोनों डेट्स आप याद रखो, ठीक है। बाकी साथ साथ में जो आती रहेगी ना, वो मैं बताती रहूँगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना क्या संविधान है, क्या, क्यों इतना मैं पढ़ा रही हूँ। बाकी फैक्चुअल चीज़ें तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक ये चीज़ याद रखो कि जब संविधान हुआ था ना लागू 26 जनवरी, उस टाइम ना आर्टिकल कितने थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। और जो पार्ट्स थे वो थे 22 थे, है ना। तो देखो ये आप फैक्चुअल डाटा याद रखो। अब तो देखो शेड्यूल 12 हो गए, आर्टिकल पार्ट 25 के करीब हो गए, ठीक है। तो ये मैं अब आपको बताऊंगी। आपको इन 12 शेड्यूल का नाम भी याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी याद करने हैं, जैसे कुछ आर्टिकल स्टार्ट, जैसे 12 से 35 वाले आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, वो सब आपको समझ आ जाएगा, अब इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब देखो, जब संविधान हमने बनाया ना, तो हमने जो संविधान है ना, मतलब बहुत ही अल्टीमेट संविधान बनाया हुआ है इंडिया ने, ठीक है। जैसे कुछ कंट्री है वहाँ तो संविधान लिखा नहीं है, वहाँ पे आज कोई क्राइम हो गया ना, उसी के बेस पे आप कोई कानून बना देते हो। बट हमारा जो संविधान है ना, इसमें ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना था ना, एक तो हमारा संविधान लेंथीएस्ट है, वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। चलो क्लैपिंग कर लो इस बात पे। और इसको बनाने में कोई ऐसा नहीं था कि वो हवा में बन गया, इसमें ना 2 साल लगे थे, 11 महीने लगे थे, 18 दिन लगे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ कहाँ से सोर्सेज है, अलग अलग जगह से लिया गया इसका, कि ये पार्ट यहाँ से ले गए, कुछ पार्ट कहीं और से लिया, कुछ पार्ट कहीं और से लिया, ठीक है। रातों रात नहीं बना है ये संविधान हमारा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले है
इसी यही इम्पोर्टेंट है, वही पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। अमेरिका का जो संविधान था ना, वहाँ से फंडामेंटल राइट लिया है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी मैंने बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट है, संविधान को प्रोटेक्ट करेगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से लिया? प्रोविजन ऑफ जुडिशरी, अमेरिका से ही लिया गया है, ठीक है। फिर है न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, सॉरी ये वही है जुडिशरी। फिर है इमरजेंसी का कंसेप्ट, जर्मनी। कई बार ऐसा होता है ना कि जब एज पर लॉ ना चले हमारी स्टेट, तो उन पे इमरजेंसी लगा लेते हैं, ठीक है। इमरजेंसी भी 3 टाइप की होती है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्मनी से लिया गया, ये देख लो, जो प्रोविज़न है ना आपके संविधान में इमरजेंसी का लिखा हुआ, वो जर्मनी से लिखा गया है ना। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारी पार्लियामेंट जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, जो हमारा सांसद है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? डीपीएसपी हमारी ली गई है, ये सब धन, 2 मिनट ना, एक बार मुझे थोड़ा चेक करने दो, मुझे कंफ्यूजन है कुछ, क्योंकि कई बार नोट्स बनाते बनाते ना कुछ गलती भी हो जाती है। आयरलैंड, तभी मुझे लग रहा था, ठीक है, आयरलैंड से ली गया, जो डीपीएसपी है ना वो आयरलैंड से लिया गया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ना, फंडामेंटल, देखो मैं बताती हूँ क्या फ़र्क है इसमें, थोड़ा ऐसे जैसे एक फंडामेंटल राइट है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक है आपका डीपीएसपी, ठीक है। अब आप एग्जांपल करो, जैसे ऐसे इमेजिन करो ना कि जैसे आपके पेरेंट्स की, आप मतलब आपके पापा की आपके लिए ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आपको मतलब जब तक आप कमाए नहीं ना, जैसे मतलब एक स्कूल, जब आप बच्चे हो तो आपको पढ़ाना है, आपकी कपड़े लाने हैं, आपके जितने भी एक्सपेंसेस है उठाने हैं, ठीक है। जब आप बड़े होके, वो है आप उनकी मतलब आपका अधिकार है वो, ठीक है, कि उनको ये करना है आपके लिए, ठीक है। बट जब आप बड़े हो जाओगे, कमाने लग जाओगे, तब आपको अपने पेरेंट्स के लिए वही सब करना है, उनके एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है राइट और ड्यूटी में, ठीक है। अब देखो जैसे ये है स्टेट, ठीक है, ये है सिटीजन, ठीक है, ये स्टेट को मान के चलो आप, जैसे कंट्री, ठीक है, जो सरकार है वो मान के चलो, पॉलिटिकल लैंग्वेज में सरकार, ठीक है। अब सरकार तो हमारे माई बाप होते हैं ना यार, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका आपका अधिकार है, ठीक है, आपका अधिकार है कि आप सरकार आपके लिए ये करे, ये करे, ये करे, ये करे, है ना अधिकार। अब हर अधिकार फंडामेंटल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो अधिकार फंडामेंटल नहीं होते हैं, वो होते हैं डीपीएसपी, मतलब ये एक निर्देश है कि ये सरकार को करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है। एक तो फंडामेंटल राइट होते हैं जिनके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है, उसको हटा दिया, ठीक है। क्यों हटाया? नहीं तो हर बंदा बोलेगा कि सर मेरे पास ज़मीन नहीं है, आप, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मुझे ज़मीन दिलवाओ। इसीलिए हर अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो कुछ निर्देश होते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिसी की, कि जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो ये मतलब अगर आपने वो निर्देश वो फॉलो करेंगे तो वो बेनिफिशियल होंगे सिटीजन के लिए, ठीक है। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कि सिटीजन, एज अ सिटीजन आपका क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपनी सरकार स्टेट के प्रति, ठीक है। आप तिरंगे का अपमान ना करो, ठीक है। आप जो प्रॉपर्टी है सरकारी, उसको हार्म ना करो, हेरिटेज को हार्म ना करो। तो ये आप, आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, बाकी जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगी ना तब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, ठीक है।
तो देखो अभी तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे उंगलियों पे याद कर लो। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है हमारा संविधान, बहुत सारे कंट्री के संविधान से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल राइट लिया है हमारा कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। फंडामेंटल राइट लिया है अमेरिका से। देखो अमेरिका से एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, नोट्स बना लो। एक जुडिशियरी है, एक जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद कनाडा से क्या लिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था। फेडरलिज्म का एक कंसेप्ट होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, कनाडा से लिया है। इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, जर्मनी से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से है, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप में हो जाएगा ये, है ना, यूएसए का याद रख लो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज याद रख लो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली है, कमेंट में बताओ ज़रा आप। अभी मैंने वैसे आपको डीपीएस भी याद रख लो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसमें वो भी बताया हुआ है ना, थोड़ा बनाया हुआ है कुछ, बट ये नहीं, इसको रहने तो खुद बना लेना, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का नामांकन इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड से लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। अमेंडमेंट होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है, हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो आप ये याद रखो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मुझे अभी ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अभी करंट में कितने आर्टिकल है और कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, ठीक है। अमेंडमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। संविधान में अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं ना, तो इतना इजी नहीं होता है करना, उसके लिए आपको अमेंडमेंट लानी पड़ती है। उसमें सीए पास होता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिल, अमेंडमेंट बिल पास होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है, फिर वो सीएए बनता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनता है, ठीक है, जैसे हुआ है। चलो मुझे ये बताओ अभी कौन सी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, ठीक है। और 102 से लेकर जो है अभी तक के अमेंडमेंट के आपको रखने याद है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब बोला है, चलो यार आपको तो मेहनत कम हो गई, इसमें ऑलरेडी लिख रखा है। भारतीय संविधान ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को, ये कुछ नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम, ठीक है, कनाडा का, इसको कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, आँख कान नाक सब खोल के सुनो, ठीक है। 12 शेड्यूल है, मैंने बताया था ना, पहले 8 थे। अब देखो जब संविधान लागू हुआ था तब 8 थे, जो 4 इसमें ऐड हुए हैं ना, ऐड का मतलब है ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मतलब अमेंडमेंट हो रही है। तो इसमें कोई अमेंडमेंट एक्ट पास किया है 9th के लिए, 10th के लिए, 11 के लिए, 12th के लिए, कोई भी अगर चेंजेस होते हैं ना हमारी उस किताब में, उस संविधान की बुक में, तो उसमें अमेंडमेंट करनी होती है, क्योंकि हमारी जुडिशरी प्रोटेक्टर है, वो नहीं देगी। और याद रखना जितनी भी अमेंडमेंट होती है ना, वो होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। वो बेसिक स्ट्रक्चर किसने बताया था, एक केशवानंद भारती केस आया था ना, उसमें ये हुआ था डिसाइड, नहीं तो संविधान को ना हर कैसे तोड़ मड़ोड़ रहे थे, ठीक है। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था किससे, केशवानंद भारती केस, याद रखो, ठीक है। उसमें ये लिखा था कि अमेंडमेंट करो आप संविधान में, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो ना हो। जैसे आप घर बना रहे हो, आपने बोलना मैंने घर चेंज करना है, ठीक है, आप घर में कर लो जितनी आपने रेनोवेशन करवानी है, बट ऐसा ना हो कि दरवाज़ा यहाँ से उखाड़ के उधर कर लिया। घर के अंदर की आप चीज़ें करो चेंज, टेबल कुर्सी वगैरह करो चेंज, बट ऐसा नहीं करना कि घर की डायरेक्शन वास्तुशास्त्र सब भी बदल दिया। वही मतलब है कि संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, ऐसा ना हो कि वो फंडा जो
सिटीजनशिप की जो वो है ना राइट है, उनको हार्म कर रहा हो, ठीक है। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, वो केशवानंद भारती केस से आया था, KBC इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो शेड्यूल, तो देखो फर्स्ट